इमरान ने जैसे ही नाश्ते की मेज पर पड़े हुए अखबारात के बंडल से एक अखबार उठाकर खोला, वो बेख्तियार उछल पड़ा। अरे ये क्या? इमरान के मुंह से बेख्तियार निकला और फिर उसकी नजरें तेजी से अखबार की खबरों पर फैलती चली गईं। पूरा अखबार एक्रेमियन मुजरमों का सिंडिकेट, जैसे रेड सिंडिकेट कहा जाता था, कि मुकम्मल नेटवर्क की गिरफ्तारी से भरा हुआ था। यह सिंडिकेट जराइम के साथ साथ स्मगलिंग का काम भी बड़े पैमाने पर करता था और मंशियात से भरे हुए गोदाम भी पकड़े गए थे। सिंडिकेट का सरबराह जॉन रेड भी गिरफ्तार हो चुका था और उसके सारे कारिंदे या मारे गए थे या पकड़े गए थे, और इस सारी कार्रवाई का सेहरा सोपर फयाज के सर था और अखबारात ने सोपर फयाज की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे। हैरत है, इसका मतलब है कि सोपर फयाज अब वाकई बालिग हो चुका है, इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, और फिर उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट फयाज से बात कराएं, इमरान ने कहा। जनाब, वो डायरेक्टर साहब के ऑफिस में हैं, वहां हंगामी मीटिंग हो रही है, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया और फिर तेजी से नाश्ता करना शुरू कर दिया। नाश्ता करके वो उठा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन अभी वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आया ही था कि फोन की घंटी बज उठी। जैसे ही फोन की घंटी बज उठी, इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ताहिर बोल रहा हूं इमरान साहब, आपने आज के अखबारात तो पढ़े ही होंगे। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी। हाँ, मेरे यार के कारनामों से भरे पड़े हैं। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि डैडी ने उसे वैसे ही सुपरिटेंडेंट नहीं बनाया, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने तो ये मालूम करने के लिए फोन किया है इमरान साहब कि इन कारनामों के बदले उसे आपको कितनी रकम अदा करनी पड़ी है, ब्लैक जीरो ने कहा, और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। यकीन करो ताहिर, मुझे तो इस सारे सेटअप के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। यह सारा कारनामा सोपर फयाज का अपना है और मैं अब उससे मिलने इसलिए जा रहा हूं ताकि उससे मालूम कर सकूं कि मेरा ऐसा कौन रकीब पैदा हो गया है जो मेरे एहतियात बंद कराना चाहता है, इमरान ने कहा। आपका मतलब है कि सोपर फयाज को बकायदा फीड किया गया है, ब्लैक जीरो ने कहा। जाहिर है, वरना गैर मुल्कियों का इतना बड़ा सेटअप इस कदर तफसील के साथ इकट्ठा पकड़ा जाना कम अज कम सोपर फयाज के तो बस में नहीं है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर उसके बारे में तफसील किसने सोपर फयाज को मुहैया की होगी, ब्लैक जीरो ने कहा। यही बात तो मालूम करने जा रहा हूं कि तफसीलात मुहैया करने वाले ने कितनी रकम वसूल की है। अगर तो उतनी रकम जितनी सोपर फयाज मुझे देता है या उससे ज्यादा वसूल की गई है तब तो ठीक है, और अगर कम दी गई है तो इसका मतलब है कि ये फाइनेंसर फिर हाथ से गया, इमरान ने कहा। मुझे भी आप बताएंगे, मुझे भी इस बारे में बेहद तजस्सुस महसूस हो रहा है, खुदा हाफिज, दूसरी तरफ से कहा गया, और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। रब्ता खत्म होते ही इमरान उठा और कमरे से निकलकर तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसने सुलेमान को अंदर से दरवाजा बंद करने का कह दिया था। थोड़ी देर बाद उसकी सपोर्ट्स कार तेजी से सेंट्रल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। सेंट्रल इंटेलिजेंस की पार्किंग में कार रोककर इमरान नीचे उतरा और तेज तेज कदम उठाता हुआ सोपर फयाज के ऑफिस की तरफ बढ़ता चला गया। बाहर खड़े चपड़ासी ने मुस्कुराते हुए इमरान को सलाम किया। कहाँ है तुम्हारा साहब, इमरान ने पर्दा उठाकर ऑफिस में दाखिल होते हुए कहा। बड़े साहब के यहाँ मीटिंग हो रही है, वहां हैं, चपड़ासी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। अरे आज तो अखबारात तुम्हारे साहब की तारीफों से भरे हुए हैं, बड़ा लंबा हाथ मारा है तुम्हारे साहब ने,
क्या अब उसने नजूम सीख लिया है कि रात को बैठकर ज़ैचा बनाया और सुबह को उठकर इतना बड़ा गैंग माल पकड़ लिया? इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो चपरासी बेख्तियार हंस पड़ा। साहब, अल्लाह ताला की देन है, जब पक्की पकाई खीर मिल जाए तो कौन खाने से इनकार करेगा? चपरासी ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। अच्छा, वेरी गुड, वाकई मुकद्दर का सिकंदर है। आज तक हम खीर पकाकर उसे खिलाते रहे हैं और अब शायद कोई नई पार्टी भी शामिल हो गई है। किसने दी है इस बार पक्की पकाई खीर? इमरान ने कहा। साहब, मेरा नाम ना लेना, मैं आपको बता देता हूँ, वरना साहब तो मुझे वाकई कच्चा चबा जाएंगे। कल शाम एक आदमी साहब से मिलने आया और कुछ देर बैठकर चला गया। साहब उसके जाने के बाद बेहद चौकस नजर आ रहे थे। उनके हाथ में एक लिफाफा था जिसमें कागजात भरे हुए थे। फिर साहब उन कागजात की मदद से खुद कागज पर लिखते रहे और फिर बड़े साहब के पास गए और उसके बाद बड़े साहब के हुक्म से यहाँ से गाड़ियाँ भर भर कर गईं और फिर मुजरिम पकड़े गए। उसके बाद यहाँ इखबारी नुमाइंदों और फोटोग्राफरों को बुलाया गया। चपरासी ने तफसील बताते हुए कहा। वो कौन आदमी था जिसने कागजात ला कर दिए? क्या तुम उसे पहचानते हो? इमरान ने पूछा। आपको बता रहा हूँ, उसका नाम सदाकत है। पहले ये हमारे मोहल्ले में रहता था तो गरीब आदमी, लेकिन बहुत चलता पुर्जा था। फिर हमारा मोहल्ला छोड़ गया। अब सुना है काफी अमीर हो गया है और किसी बड़ी कॉलोनी में सेठ सदाकत के नाम से रहता है। वही लाया था कागज, चपरासी ने कहा। क्या तुम्हारा साहब उसे पहले से जानता था? इमरान ने कहा। पता नहीं, वैसे वो कल से पहले यहाँ कभी नहीं आया। उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया है, चपरासी ने कहा। अच्छा, अब तुम मुझे पानी पिला दो ताकि मैं चलूं। पता नहीं तुम्हारा साहब कब मीटिंग से फारिग हो। मैंने तो सोचा था कि उसे मुबारकबाद दे आऊं, इमरान ने कहा। वैसे काम तो वाकई मुबारकबाद वाला ही है, बड़े साहब भी बेहद खुश हैं, चपरासी ने कहा और मुल्हका कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसने ठंडे पानी का गिलास लाकर इमरान को दिया। इमरान पानी पीकर वापस जाने के लिए उठा ही था कि पर्दा हटा और सुपरफियाज अंदर दाखिल हुआ। चपरासी ने उसे सलाम किया और गिलास समेत बाहर चला गया। तुम कब आए इमरान? सुपरफियाज ने बड़े बेनियाजाना लहजे में बात करते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो इमरान को पहचानकर उस पर एहसान कर रहा हो। अभी आया हूँ, मैंने सोचा कि तुम्हें मुबारकबाद दे आऊं। बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है तुमने, इमरान ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। कारनामा क्या अंजाम देना है, ये तो हमारा फर्ज है, सुपरफियाज ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और कैप हैंगर पर लटकाकर वो बड़े तमतराक से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन इखबारात ने तो उसे तुम्हारा कारनामा ही लिखा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इखबारात का क्या है, वो तो लिखते ही रहते हैं। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने खुद आकर मुबारकबाद दी, लेकिन वेरी सॉरी, मैं बेहद मसरूफ हूँ, इसलिए मजीद वक्त न दे सकूंगा, सुपरफियाज ने उसी तरह बेनियाजाना अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, तुम काम करो, मैं सेठ सदाकत के पास जा रहा हूं, इमरान ने उठते हुए कहा और सुपरफियाज बेख्तियार चौंक पड़ा। सेठ सदाकत? कौन सेठ सदाकत? सुपरफियाज के लहजे में हकीकी हैरत थी। वही जिसने तुम्हें पक्की पकाई खीर ला कर दी और तुमने उसे खा लिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पक्की पकाई खीर? क्या मतलब? ये तुम आज कैसी बातें कर रहे हो? सुपरफियाज ने कहा। तुम काम करो, मैंने सेठ सदाकत की मुलाकात डैडी से करानी है ताकि वो डैडी को बता सके कि रेड सिंडिकेट के बारे में तमाम तफसीलात उसने तुम्हें मुहैया की हैं और तुमने उसे अपना कारनामा बना दिया है, इमरान ने कहा और सुपरफियाज बेख्तियार हंस पड़ा। अब तुम्हारी ब्लैकमेलिंग कामयाब नहीं रहेगी, जो चाहे करते रहो, मुझे अब तुम्हारी जरा बराबर भी परवाह नहीं है।
सुपर फयाज ने कहा और मेज की दराज से उसने फाइल निकाली और उसे खोलकर इस तरह देखने लगा जैसे उसने इमरान की वहां मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया हो। क्या मैं तुम्हारे फोन से एक लोकल कॉल कर सकता हूं? इमरान ने कहा। कर लो, सुपर फयाज ने बड़े शाहाना अंदाज में कहा तो इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। सेठ सदाकत की रिहाइशगाह का नंबर दें, इमरान ने कहा और साथ ही वो कुन आंखियों से सुपर फयाज की तरफ देखने लगा। लेकिन सुपर फयाज के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। सॉरी सर, इस नाम पर कोई नंबर नहीं है, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने शुक्रिया अदा करके रिसीवर रखा और फिर उठ खड़ा हुआ। ओके, खुदा हाफिज, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। एक मिनट, सुपर फयाज की आवाज सुनाई दी तो इमरान मुड़ा। बैठो और मुझे बताओ कि ये सेठ सदाकत कौन है और तुम क्यों बार बार उसका हवाला मुझे दे रहे हो, और तुम्हें किसने कहा है कि मुझे किसी ने कागजात दिए हैं और जिनकी बिना पर मैंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, सुपर फयाज ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। बस वैसे ही मैंने कहा था कि किसी सेठ सदाकत ने कल तुमसे मुलाकात की है और उसने तुम्हें कागजात दिए हैं, मैं उससे मिलना चाहता हूं, इमरान ने कहा। तुम्हें जिसने भी ये बात की है या ये बात कही है, बकवास की है, झूठ बोला है। उस रेड सिंडिकेट का सुराग मैंने खुद जाती तौर पर लगाया है, सुपर फयाज ने कहा। ओके, लगाया होगा, आखिर तुम सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट हो, कोई कसियारे तो नहीं हो, और मुझे फख्र है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस का सुपरिटेंडेंट मेरा दोस्त है, इमरान ने कहा और सुपर फयाज के चेहरे पर यकलख्त मुसरत के तसुरात उभर आए। तुम्हें होना भी चाहिए फख्र, वरना तुम जैसे को कौन मुंह लगाता है। तुम्हारे डैडी तुम्हें अच्छा नहीं समझते, बहरहाल मैं वाकई बेहद मसरूफ हूँ। तुम ऐसा करो, छुट्टी के दिन घर आ जाना, फिर बैठकर गपशप करेंगे, सुपर फयाज ने कहा। ठीक है, मैंने कहा, इमरान ने कहा और उठकर दफ्तर से बाहर आ गया। तुम्हारी ड्यूटी किस वक्त ऑफ होती है? इमरान ने बाहर मौजूद चपरासी से मुखातिब होकर कहा। 4 बजे जनाब। क्यों? चपरासी ने जवाब दिया। उस सेठ सदाकत का तफसीली हुलिया मालूम करना था, मैंने सोचा कि तुम्हारे घर आ जाऊं, इमरान ने कहा। वो मैं अभी बता देता हूं जनाब, चपरासी ने कहा और फिर उसने हुलिया बताना शुरू कर दिया। वो दफ्तर से हटकर बरामदे में खड़े थे। किस कॉलोनी में रहता है ये आदमी? इमरान ने पूछा। सुना है जनाब के गुलशन कॉलोनी में उसने बहुत बड़ी कोठी बनवाई है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आपने साहब से तो कोई बात नहीं कर दी? चपरासी ने पूछा। अरे नहीं, तुम बेफिक्र रहो, इमरान ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार सेंट्रल इंटेलिजेंस बेवरो से निकलकर तेजी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। वो समझ गया था कि चपरासी ने जिससे सेठ सदाकत कहा था उसने यकीनन सुपर फयाज को कोई और नाम बताया होगा, और उसके साथ ही सुपर फयाज को मुकम्मल एतमाद है कि वो आदमी सामने नहीं आ सकता, इसलिए उसने इमरान को लिफ्ट नहीं दी। लेकिन इमरान अब सोच रहा था कि यह सेठ सदाकत दरअसल है कौन, और उसने किस मकसद के तहत इतने बड़े सिंडिकेट के बारे में इतलात सुपर फयाज को मुहैया की हैं। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि उसके पस मंजर में लामहल्ला कोई बड़ी गेम खेली जा रही है। अचानक उसे टाइगर का ख्याल आया तो उसने कार एक साइड पर करके रोक दी और कार के डैशबोर्ड से ट्रांसमीटर निकालकर उसने उस पर टाइगर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और बटन दबा दिया। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस बॉस, टाइगर अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद टाइगर की आवाज सुनाई दी। तुम कहाँ हो इस वक्त? ओवर, इमरान ने पूछा। जाफ क्लब में बॉस, ओवर, टाइगर ने जवाब दिया। ये कौन सा क्लब है? तुम हर बार नया नाम ले देते हो,
क्या दारुल हुकूमत में रोजाना नए क्लब खुलते रहते हैं? ओवर। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, बॉस, यहाँ ज़ेरे ज़मीन दुनिया में ना जाने कितने क्लब मौजूद हैं जो बज़ाहिर आम सी रिहायशी कोठियां हैं, लेकिन दरअसल उन्हें क्लबों की शक्ल दी गई है। जाफ क्लब रॉबर्ट रोड पर वाक़या है और खुफिया जुआ खाना है। ओवर। टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा, तुम ऐसा करो लॉर्ड, होटल आ जाओ, मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं तुमसे बिलमुशाफे बात करना चाहता हूँ। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसे वापस डैशबोर्ड में रखा और कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो होटल लॉर्ड में दाखिल हो रहा था। होटल का हाल उस वक्त तकरीबन खाली था। इमरान एक कोने में जाकर बैठ गया। वेटर को उसने ताज़ा ऑरेंज जूस लाने का कह दिया था और फिर अभी वो जूस पी रहा था कि टाइगर वहां पहुंच गया और इमरान ने उसके लिए भी जूस मंगवा लिया। रेड सिंडिकेट के बारे में तुमने मुझे आज तक कुछ नहीं बताया था, जबकि आज अखबारात से मालूम हुआ है कि यह गैर मुल्की सिंडिकेट था और खासा बड़ा और खतरनाक था। इमरान ने कहा, बॉस, उनका धंधा मनशियात की मकामी सतह पर स्मगलिंग था। उस पर मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। टाइगर ने जवाब दिया। रेड सिंडिकेट का सरबराह एक्रेमियन बताया गया है और उसके 8 साथी भी एक्रेमियन बताए गए हैं। ऐसे लोग तो मकामी सतह पर काम नहीं करते, लामहला उनका नेटवर्क बैनुल अक़वामी सतह पर फैला होगा। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा, जो लोग पकड़े गए हैं बॉस, ये आम से जराइम पेशा हैं, अलबत्ता गैर मुल्की जरूर हैं। अलबत्ता रेड सिंडिकेट का सरबराह जिसका नाम जॉन रेड है वो पकड़ा नहीं गया। टाइगर ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। लेकिन अखबार में तो लिखा गया है कि वो भी पकड़ा गया है। इमरान ने कहा, यस बॉस, मैंने भी अखबार में पढ़ा है, लेकिन जिसे रेड सिंडिकेट का सरबराह बताया गया है वो सरबराह नहीं है। उसका नाम जॉन है। उसे आप जनरल मैनेजर टाइप की कोई चीज समझ लें। टाइगर ने जवाब दिया। प्राइड क्या मुल्क से बाहर है? इमरान ने पूछा। नहीं, वो यही मौजूद है, अलबत्ता अब शायद वो यहाँ से निकल जाए क्योंकि उसका पूरा सिंडिकेट कवर कर लिया गया है। टाइगर ने जवाब दिया। उस रेड सिंडिकेट के कागजात बाकायदा सोपर फयाज तक पहुंचाए गए हैं और सोपर फयाज के चपरासी ने मुझे बताया है कि ऐसा किसी सेठ सदाकत ने किया है जो गुलशन कॉलोनी में रहता है, लेकिन सोपर फयाज को शायद नाम गलत बताया गया है, इसलिए वो उस नाम पर नहीं चौंका। क्या तुम किसी सेठ सदाकत को जानते हो? इमरान ने कहा। नहीं जनाब, मैंने भी ये नाम पहले कभी नहीं सुना। टाइगर ने जवाब दिया। मैं तुम्हें उसका हुलिया बताता हूँ, शायद तुम उस हुलिये से पहचान लो। इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने चपरासी का बताया हुआ हुलिया दोहरा दिया। ओह ओह, ये तो नजामत का हुलिया है, मास्टर के नाइब का, और वो वाकई गुलशन कॉलोनी में ही रहता है। टाइगर ने कहा। निजामत मास्टर का नाइब? ये मास्टर कौन है? इमरान ने हैरान होकर पूछा। ज़ेरे ज़मीन दुनिया का गैंगस्टर भी है और ज़ेरे ज़मीन दुनिया की प्रॉपर्टी भी डील करता है। टाइगर ने कहा। क्या मतलब? ज़ेरे ज़मीन दुनिया की प्रॉपर्टी डील करता है से तुम्हारा क्या मतलब है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि उसके लिए वाकई ये नई बात थी। कोई खुफिया जुआ खाना, क्लब या ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसका तल्लुक ज़ेरे ज़मीन दुनिया से हो, उसकी सौदेबाजी भी ऐसे ही लोग करते हैं। टाइगर ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ये निजामत कहाँ मिल सकेगा? इमरान ने पूछा। इसका बाकायदा अड्डा है ब्राइट रोड पर होटल ग्रीनवुड में। टाइगर ने जवाब दिया। और उस मास्टर का? इमरान ने पूछा। वो सामने तो कभी नहीं आया, सिर्फ उसका नाम सुना है। वैसे मुझे कभी उसे ट्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आप क्या चाहते हैं? टाइगर ने कहा। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि रेड सिंडिकेट के खिलाफ कागजात किसी खास वजह से सोपर फयाज तक पहुंचाए गए हैं। उसके पीछे कोई लंबी गेम है और मैं ये गेम जानना चाहता हूँ। और अब तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे मजीद यकीन हो गया है
क्योंकि ज़ेर ज़मीन दुनिया के लोगों के भी अपने चंद असूल होते हैं और वो इन असूलों पर इंतहाई सख्ती से अमल करते हैं। इसलिए ये लोग एक दूसरे के खिलाफ कभी हुकूमत को मुखबरी नहीं करते। जबकि अब तुमने बताया है कि मास्टर के नायब निजामत ने रेड सिंडिकेट की बाकायदा मुखबरी की है, इमरान ने कहा। उस निजामत से असल बात मालूम हो जाएगी, टाइगर ने कहा। क्या वो तुम्हें जानता है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह, टाइगर ने जवाब दिया। क्या तुम उसे अगवा करके राना हाउस पहुंचा सकते हो या उसके पास जाना होगा? इमरान ने कहा। आपको जैसे सहूलत हो वैसे ही हो जाएगा। ये निजामत बहुत छोटी मछली है, टाइगर ने जवाब दिया। तो ठीक है, उसे अगवा करके राना हाउस ले आओ, मैं वहीं जा रहा हूँ, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही टाइगर भी खड़ा हो गया। इमरान ने जेब से एक बड़ा नोट निकाला और उसे एश ट्रे के नीचे रखकर वो तेज तेज कदम उठाता मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार राना हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।